हेलो बच्चों। चैप्टर नंबर 6 में लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे प्रूव किया साइंटिस्ट ने कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो उसका जो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या उसमें क्राइटेरिया होने चाहिए, तो फर्स्ट जो था वो हमने देखा था कि उसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस होनी चाहिए, यानी रेप्लिकेशन उसमें होना चाहिए, वो अपना रेप्लिका बना सके। तो वही आज हम पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए जो है हमारा वो जेनेटिक मटेरियल है और उसमें कैसे रेप्लिकेशन जो है होता है। तो एक्चुअल में देखिए रेप्लिकेशन जो है वो क्या प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच डीएनए प्रोड्यूस द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल डीएनए। मतलब ये कौन सी प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है, एग्जैक्टली सेम। मतलब इसको सीधे से आप क्या बोल सकते हो कि अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाना, इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। तो जितने भी यू कैरियोट्स होते हैं उनमें डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड है। हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था जो वॉटसन और क्रिक मॉडल। तो जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं इसके वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। और क्यों होते हैं? उनके सीक्वेंस के कारण। जो भी उनके बीच में बेस पेयरिंग, जैसे हमने देखा था कि ए हमेशा पेयर बनाता है टी के साथ और जी बनाता है सी के साथ, तो इसलिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो ये जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन वो कैसे होती है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन जो है वो तीन तरीके से हो सकता है, कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मेथड। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि ये इसका भी पूरा प्रूफ है कि रेप्लिकेशन जो होता है डीएनए में वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही होता है। तो ये है जो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ये बहुत कॉमन मेथड है डीएनए रेप्लिकेशन की। और ये जो मेथड है यानी ये जो पूरा प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है? इन द न्यूक्लियस वेयर द डीएनए इज प्रेजेंट। डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? सेल के न्यूक्लियस में। तो यहीं पर न्यूक्लियस में ही रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो होती है। और ये कब होता है रेप्लिकेशन? इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के जो फेज है ना, एक एस फेज, फिर उसके बाद रेस्ट वाला पीरियड आता है, फिर एम फेज जो भी है। तो इसमें एस फेज में होता है रेप्लिकेशन सेल साइकिल के। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड्स नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। क्या चाहिए होता है इसके लिए? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड्स, ये ज़रूरी है इस प्रोसेस के लिए। तो जब रेप्लिकेशन होता है, एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सेपरेट। मतलब सबसे पहले क्या होगा इसमें कि जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। और ये जो बताया था ना पूरा मैकेनिज्म रेप्लिकेशन का, ये भी वॉटसन और क्रिक ने ही बताया है, जिन्होंने डीएनए का मॉडल दिया था। जो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था ना कि डीएनए का मॉडल किसने दिया? वॉटसन और क्रिक ने। तो ये रेप्लिकेशन भी उन्होंने ही बताया है। तो सबसे पहले देखिए ये इसके दो स्ट्रैंड्स हैं, तो ये दोनों ऐसे सेपरेट होते हैं। फिर उसके बाद ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। मतलब हर जो स्ट्रैंड है जैसे ये और ये, तो दोनों टेम्पलेट की तरह काम करेंगे और उनसे फिर नए स्ट्रैंड्स जो हैं वो बनते हैं। A new strand is constructed on each old strand by complementary base pairing। देखिए अब हुआ क्या, ये दो स्ट्रैंड है, ये खुल गए। अब सपोज कीजिए यहाँ पर बेस पेयरिंग ऐसा है, ठीक है। अब इधर जो है जो भी है, तो क्या होगा? एक एक पेयरिंग, अब ये तो खुल चुके, अब इसके साथ यहाँ पे नया बनता है। ये देखिए ये यहाँ पर ऐसे नया स्ट्रैंड बनेगा। तो वो कैसे बनेगा? इसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए, मतलब टी के साथ ए, आपको पता है जी के साथ सी, सी के साथ जी और ए के साथ टी। ऐसे ही यहाँ पे सेम बन जाएगा, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी और ए के सामने टी। तो ऐसे यहाँ पर नए स्ट्रैंड्स जो हैं वो बनेंगे। Hence two exactly identical double stranded DNA molecule are formed। मतलब एक डीएनए से देखिए एंड में क्या हो रहा है कि ये एक डीएनए था, यहाँ से ये ऐसे दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन गए। और हर डीएनए के मॉलिक्यूल में वन स्ट्रैंड इज ओल्ड व्हाइल द अदर इज न्यू। मतलब एक स्ट्रैंड तो पुराना है
ये पुराना है, और एक जो दूसरा बना वो क्या हो गया, नया स्ट्रैंड। हैंस वॉटसन एंड क्रिक डिस्क्राइब दिस मेथड एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, और इसीलिए उन्होंने उसको क्या बोला है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोला है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रैंड पुराना है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो नया है। ये देखिए सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, ये पूरा जो है ये इसका एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। ये देखिए पता लगाने के लिए इसको क्या किया, ये कलर्ड कर दिया था। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये पेरेंटल डीएनए है, और फिर उसके बाद जब ये खुला तो क्या हो रहा है कि टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो अलग अलग जो केमिकल से उन्होंने पता लगाया कि एक्चुअल में जो ये प्रोसेस हो रही है वो सेमी कंजर्वेटिव ही होती है। ये देखिए यहाँ पर भी ये डीएनए, और फिर जब ये और ये जब इसका पहला वाला जो इसमें रेप्लिकेशन हो रहा है तो एक पुराना स्ट्रैंड एक नया स्ट्रैंड, और फिर उसके बाद फिर से जब हो रहा है तो फिर से वही एक नया स्ट्रैंड एक पुराना स्ट्रैंड। तो ऐसे जो है पूरा होता है। ये देखिए पेरेंट का जो डीएनए मॉलिक्यूल, ये दो स्ट्रैंड्स है इसमें। फिर फर्स्ट जनरेशन में डीएनए मॉलिक्यूल में क्या आ रहा है, एक नया स्ट्रैंड बन रहा है, और फिर सेकेंड जनरेशन के डीएनए मॉलिक्यूल में भी सेम कि एक नया स्ट्रैंड एक पुराना स्ट्रैंड। तो ऐसे सेमी कंजर्वेटिव मेथड ही अप्लाई होती है डीएनए रेप्लिकेशन की। अब इन्होंने देखिए क्या एक्सपेरिमेंट किया, मैथ्यू मेजल्सन और फ्रैंकलिन स्टेई ने। दे ग्रो ई कोलाई ऑन 15 NH4Cl कल्चर मीडियम, यानी ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उनको उन्होंने ग्रो किया NH4Cl वाले कल्चर मीडियम में। तो यहाँ पर N जो है वो 15 है, मतलब हेवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन है ये। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैव N15। तो अब जब इन्होंने उसको बैक्टीरिया को ग्रो किया तो उसके जो दोनों स्ट्रैंड है वो कैसे हो गए, N15 वाले। ठीक है, ये भी N15 और ये भी N15। अब दिस बैक्टीरिया आर शिफ्टेड टू N14 HCl कल्चर मीडियम। इस बैक्टीरिया को उन्होंने किस पे शिफ्ट किया, N14 वाले कल्चर मीडियम पे। तो डीएनए एक्सट्रैक्टेड सब्जेक्टेड टू CSCl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, वो उन्होंने कैसे निकाला था उसको, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। तो हाइब्रिड या इंटरमीडिएट टाइप जो है वो डीएनए का वो क्या है, N14 N15। फिर आफ्टर नेक्स्ट जनरेशन इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डीएनए यानी 14-14 एंड हाइब्रिड डीएनए 14-15 आर फॉर्म्ड। मतलब नेक्स्ट जनरेशन में दोनों प्रकार के डीएनए जो है वो बनेंगे। तो ये जो है मैकेनिज्म, अब देखिए अब क्या देख रहे हैं हम, इसका मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो प्रोसेस जो होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, इसमें बहुत सारी सब्सटेंसेस, एंजाइम्स और प्रोटीन काम करते हैं। जैसे कि जो सब्सटेंस है वो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ये ज़रूरी है यहाँ पे। एंजाइम जो है वो होते हैं डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज 3-2-1, अलग अलग है ये, सबसे इम्पोर्टेंट है ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। फिर आरएनए प्राइमेज और डीएनए लाइगेज। और जो प्रोटीन है वो चाहिए यहाँ पे कौन सा, SSB, मतलब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये सारी चीज़ें होना यहाँ पर ज़रूरी है। ये देखिए कैसे हो रहा है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड ये खुल गए, ये 5 वाला ये 3 वाला, इधर 5 ये 3 एंड, इधर इसका 3 एंड है और इसका 5 एंड है। अब इसे हम कहते हैं, जहाँ से ये ओपन होता है ना उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड जो मेन है और ये रेप्लिकेशन फॉर्क। फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से, ये देखिए ये डीएनए पॉलीमरेज ये इनिशिएट करता है रिएक्शन को, और डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से जो है नए स्ट्रैंड्स, इधर ये दिख रहा है इस डायरेक्शन में और इधर इस डायरेक्शन में, तो जो 5-3 डायरेक्शन में बनता है जैसे इधर वाला, तो ये कंटिन्यू बन रहा है, कंटिन्यू बन रहा है एक साथ, बीच में आपको कहीं भी ब्रेक नहीं दिख रहा है, इसमें टूटा हुआ नहीं दिख रहा है।
और इधर वाला बीच बीच में टूटा हुआ है। तो जो एक साथ बनता है 5-3 डायरेक्शन में उसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ये कौन सा है? लीडिंग स्ट्रैंड। और इधर वाला जो बन रहा है, मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, तो इधर देखिए, इधर क्या बन रहा है? ये फ्रेगमेंट्स में बन रहा है और इसे हम कहते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। और ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ये इसका जो पूरा तो सबसे पहला जो स्टेप है इसका वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड प्राइमरी रिक्वायरमेंट। तो जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन की डीएनए की वो होती है कि स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होती है, जिसे हम इनिशिएशन पॉइंट कहते हैं या ओरिजिन कहते हैं, जहाँ पर रेप्लिकेशन फॉक बनेगा। मतलब ये देखिए, ये डीएनए है, यहाँ से टूटना स्टार्ट हुआ तो ये रेप्लिकेशन फॉक बना। अब इसके बाद बैक्टीरिया और वायरस में केवल एक ही रेप्लिकेशन फॉग बनता है, लेकिन यूकैरियोट्स में बहुत सारे जो है रेप्लिकॉन्स के बनते हैं। अब कब होगा ये रेप्लिकेशन? जब उसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, यानी रेप्लिकेशन फॉग जो है वो बना लेंगे। और ये जो अनवाइंडिंग होती है दोनों स्ट्रैंड्स की, उसमें हेल्प करता है एंजाइम हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज। फिर ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रैंड दस relieving its tension, it's done by DNA टोपियोजोमरेज। तो ये यहाँ पर काम करते हैं सारे एंजाइम। तो डीएनए जो हेलिकेज है वो एंजाइम सबसे पहले क्या करेगा? अनवाइंडिंग करेगा डीएनए की। फिर उसके बाद जब ये खुल जाते हैं तो उसके बाद होता है सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो यहाँ पर सबसे मेन वर्क है किसका? डीएनए पॉलीमरेज का। डीएनए, ये देखिए डीएनए पॉलीमरेज, जब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ आएगा तभी नया स्ट्रैंड बनना शुरू होता है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है इन एडिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स टू द प्राइमर इन अ सीक्वेंस। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यू नहीं होता। इट टेक्स प्लेस बाय सेमी कंजर्वेटिव मेथड। द पेरेंट डीएनए अनवाइंड सिक्वेंशियली इन लोकल एरिया and when the double stranded DNA get unwind up to a point, it will represented a Y-shaped replication fork। ये देखिए ऐसा Y शेप का ये पूरा रेप्लिकेशन फॉर्क इसने बनाया हुआ है। दिस अनवाइंडिंग एक्सपोज द इंटरनल बेसिस फॉर रेप्लिकेशन। यहाँ पर बेसिस जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं कि कौन कौन से यहाँ नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो अटैच्ड है। फिर एंजाइम जो डीएनए पॉलीमरेज है now start adding the nucleotide complementary to the DNA template in the direction 5-3। 5-3 डायरेक्शन में यह क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को ऐड करना स्टार्ट करता है। Since the two strands run in anti-parallel manner, the synthesis of new strand will be in opposite direction। सिंथेसिस कैसा होगा नए स्ट्रैंड का? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है वो एंटी पैरेलल होते हैं। सेकेंड स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड ऑन 5-3 स्ट्रैंड ऑफ पेरेंटल डीएनए इज कंटिन्यूअस। जो 5-3 डायरेक्शन में कंटिन्यू बन रहा है स्ट्रैंड वो कंटिन्यू बनेगा और क्या कहलाएगा? लीडिंग स्ट्रैंड। वाई, जबकि दूसरा वाला जो है सेकेंड पेरेंटल डीएनए टेम्पलेट वो बनता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, और वो जो फ्रेगमेंट्स है वो कहलाते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स और उसे हम कहते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो ऐसे ये जो है दोनों तरफ नए स्ट्रैंड्स जो है बन जाएंगे। ये देखिए ये लीडिंग स्ट्रैंड जो कंटिन्यू बना है और ये लेगिंग स्ट्रैंड जो कि फ्रेगमेंट्स में बना हुआ है। तो ऐसे बनेंगे। उसके बाद थर्ड जो स्टेप आती है वो आती है प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर मैकेनिज्म। अब जो भी बेस पेयर बने हैं डीएनए पे, देखिए बेस पेयर क्या होते हैं? हाईली स्पेसिफिक होते हैं। मतलब एडिनिन के साथ हमेशा आएगा थाइमिन और ग्वानिन के साथ आता है साइटोसिन। लेकिन यदि गलती से कोई रॉन्ग बेस इंट्रोड्यूस हो गया है, बहुत रेयर है ये, ऐसा होता नहीं है, लेकिन यदि हो गया है तो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो प्रूफ रीडिंग करेगा। मतलब ये पूरा चेक करता है और यदि कोई गलत बेस पेयर आ गया है तो उसको वहां से वो रिमूव करेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम प्रूफ रीडिंग और रिपेयर मैकेनिज्म।
तो ये प्रूफ रीडिंग होने के बाद जो भी मिस्टेक है वो वहाँ से हट जाती है और नया बेस पेयर वहाँ पे आ जाता है प्रॉपर। तो ऐसे जो है पूरा क्या हो जाएगा, नया यानी एक डीएनए से दो डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब ये जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है उसमें 5 से 3 डायरेक्शन में बनता है ये। फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड टेक्स प्लेस इन 5 डायरेक्शन। फॉर्मेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड इन द फॉर्म ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट टेक्स प्लेस इन 5 डायरेक्शन। Synthesis of leading strand is continuous. Synthesis of lagging strand takes place in the form of Okazaki fragments. Only one type of RNA primer is required for its formation, and each fragment requires separate RNA primer. यानी lagging strand में हर फ्रेगमेंट के लिए हमको अलग RNA primer चाहिए। अब देखिए डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, ये क्या होता है? सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ऑन हीटिंग। जब यदि हम हीट कर रहे हैं तो दोनों जो डीएनए के मॉलिक्यूल है वो सेपरेट होंगे, तो उसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन या मेल्टिंग। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। जो भी ए टी और सी जी के बीच में हम बनाते हैं ना ट्रिपल और डबल बॉन्ड, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो जब इसको 100 डिग्री पे यदि हमने हीट किया तो इसका क्या हो जाएगा? डीनेचुरेशन। और जब हम इसको कूल करते हैं तो दोनों स्ट्रैंड जो है फिर से रीयूनाइट हो जाते हैं और उसे हम कहते हैं एनीलिंग या रीनेचुरेशन। क्लियर है? तो ऐसे जो है पूरा क्या हो जाएगा? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये देखिए सबसे पहले अब ये फिर से दिया हुआ है कि डीएनए स्ट्रैंड अनबाइंड, सबसे पहले अनबाइंड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड उनके टूट जाते हैं और ये कर रहा है काम डीएनए हेलिकेज। फिर वाई शेप का फॉग बनता है जिसे हम रेप्लिकेशन फॉग कहते हैं। हर डीएनए का ओल्ड स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा यहाँ पे। एसएसबी प्रोटीन अटैच टू अनबाइंड स्ट्रैंड एंड प्रिवेंट रीजॉइनिंग, ये क्या करेगा? उसको रीजॉइन होने से बचाएगा। और डीएनए पॉलीमरेज का जो इम्पोर्टेंट रोल है कि इसी की वजह से नए स्ट्रैंड बनना जो है वो स्टार्ट होते हैं। हमेशा जो नया स्ट्रैंड है वो 5-3 डायरेक्शन में बनेगा। जो कंटिन्यू बनेगा 3 to 5 एंड पे 5-3 डायरेक्शन में वो कहलाएगा लीडिंग स्ट्रैंड। और जो फ्रेगमेंट्स में बनेगा डिसकंटिन्यूअस वो कहलाता है लेगिंग स्ट्रैंड, और इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, और इसमें अभी मैंने बताया कि ओकाजाकी में हमेशा नया आरएनए प्राइमर जो है वो लगेगा। फिर at the end RNA primer are replaced by deoxyribonucleotide with the help of enzyme DNA polymerase 1। तो यानी जब लास्ट आता है तो उस समय आरएनए प्राइमर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से। और ये जो फ्रेगमेंट्स बने लेगिंग स्ट्रैंड में वो भी ज्वाइन हो जाएंगे एक साथ और उसमें काम करेगा डीएनए लाइगेज। सारे यहाँ एंजाइम के काम है। डीएनए पॉलीमरेज टू वंस अगेन चेक एंड रिपेयर एरर, जो भी एरर आई होगी उसको चेक करेगा और उसको रिपेयर करेगा। तो ऐसे जो है डीएनए का रेप्लिकेशन पूरा हो जाएगा और एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए के मॉलिक्यूल जो हैं वो बन जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस ऐसे होगी। और देखिए फंक्शंस क्या है डीएनए के? डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ये सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोड करके रखता है किस फॉर्म में? नाइट्रोजनस बेसिस के फॉर्म में, और पेरेंट से ये सारी इंफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग्स में जाती है। DNA has the property of duplication to produce exactly similar copies, which are essential for the transmission of genetic information from one cell to its daughter. It gives or synthesis mRNA through transcription. इससे क्या बनता है? ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू mRNA. This mRNA is very essential for the synthesis of protein, enzyme and other biomolecules. तो यहाँ से mRNA से फिर बनेगा प्रोटीन। क्रॉसिंग ओवर इज जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेशन। जब क्रॉसिंग ओवर होगा इनमें तो उससे नए नए क्या बनेंगे? कॉम्बिनेशन बनेंगे। इट शुड बी एबल टू रेगुलेट वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है with the help of coding and decoding of message. Change in sequence of nucleotide of genetic material result in mutation which is essential for variation and formation of new species.
क्लियर है, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, फंक्शंस। तो ये भी टॉपिक कंप्लीट हो रहा है डीएनए का रेप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए से आरएनए का, एमआरएनए का बनना, और एमआरएनए से यानी सेंट्रल डोग्मा जो भी है वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।